स्टूडेंट्स, अब हम पेपर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। तो 64 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो समस्या समाधान है उसके सोपान कौन कौन से हैं और समस्या समाधान के जो मूल्यांकन है उनका जो महत्व है उन पर प्रकाश डालिए। तो हम देखते हैं कि समस्या समाधान क्या होता है। तो इंसान कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करता है, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो टीचर हो, तो कोई ना कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं। तो लक्ष्य के बीच में समस्याओं का आना एक जनरल बात है। तो उन समस्याओं को पहचान के उन समस्याओं का समाधान करना ही क्या होता है, समस्या समाधान होता है। तो चलिए हम इसके सोपान देखते हैं कि समस्या समाधान करते टाइम हमारे लिए कौन कौन से सोपान होते हैं जो हमें पार करने होते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अर्थ और परिभाषा देखते हैं। यदि हम किसी निश्चित लक्ष्य पर पहुंचना चाहते हैं तो किसी न किसी कठिनाई के कारण नहीं पहुंच पाते हैं। मतलब कोई भी लक्ष्य डिजाइन करो, उसमें कठिनाइयाँ समस्याएं आना डेफिनेट है। तब हमारे सामने एक समस्या उपस्थित हो जाती है। यदि हम उस कठिनाई पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं तो हम अपनी समस्या का समाधान है वो कर लेते हैं। इस प्रकार समस्या समाधान का अर्थ है कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके अपने लक्ष्य तक पहुंचना। तो ये क्या है कि लक्ष्य प्राप्त करने में हमारे सामने जो भी समस्याएं आती हैं उन समस्याओं को हम सोल्व कैसे करते हैं, वो क्या होता है, हमारे लिए समस्या समाधान होता है। तो स्किनर ने क्या बोला है, स्किनर ने कहा है समस्या समाधान किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती प्रतीत होती जो कठिनाइयां हैं उन पर विजय प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यही मैंने आपको पहले बताया कि हमारे सामने कोई भी लक्ष्य हो वो प्राप्त करने में जो कठिनाइयां आती हैं उन पर विजय प्राप्त करने वाले जो तथ्य होते हैं वो क्या होते हैं, समस्या समाधान। ये है बाधाओं के बावजूद सामंजस्य करने की विधि है। तो बाधाएं हैं उनको सोल्यूशन करना, उनके सामंजस्य करना, तो ये विधि क्या है, ये है समस्या समाधान। अब हम देखते हैं जो समस्या समाधान के जो स्तर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो तर्क और समस्या के समाधान का आवश्यक अंग है। ठीक है, तो तर्क है समस्या समाधान का आवश्यक अंग है। जैसे मैं जो क्वेश्चन नंबर 63 में हमने पढ़ा था कि समस्या हमारे सामने आती है तो उस समस्या को पहचानने के लिए हमारी जो तर्क शक्ति है उसका होना जरूरी है। तो तर्क है वो समस्या समाधान में इम्पोर्टेंट रोल देता है। समस्या का समाधान चिंतन तथा तर्क का उद्देश्य है। जब हम अपने माइंड से क्या करते हैं, चिंतन करते हैं, उस समस्या के बारे में सोचते हैं, तो ये क्या है, ये तर्क का ही उद्देश्य है। स्टेनले ग्रे के अनुसार समस्या समाधान वह प्रतिमान है जिसमें तार्किक चिंतन निहित होता है। तार्किक चिंतन, तर्क क्षमता उसमें निहित होती है। समस्या समाधान के अनेक स्तर हैं। कुछ समस्याएं बहुत सरल होती हैं जिनको हम बिना किसी कठिनाई के जो क्या कर लेते हैं उनको सोल्व कर लेते हैं। जैसे पानी पीने की इच्छा, जब हमें प्यास लगती है, हमारे पास पानी होता है तो हम पी लेते हैं। लेकिन इसी प्रकार हम अपनी जो तर्क क्षमता है उसका यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे हम कहाँ चले गए, रेगिस्तान में चले गए जहाँ पे क्या है, मिट्टी मिट्टी है, दूर दूर तक कोई पानी नहीं है, तो हमारे सामने समस्या क्या आ गई, पानी पीने की समस्या आ गई। तो हम उसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो हमें सबसे पहले खोजना होगा जो पानी के स्रोत है वो हमें कहाँ से मिल सकते हैं। उसके लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, वो पैसा हमें कहाँ से जुटाना है और उस जगह तक पानी है वो हमें कैसे लेके आना है। ठीक है, तो ये होती है हमारे सामने बड़ी समस्या। तो कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको सोल्व करने में बिल्कुल कठिनाई नहीं आती है, लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है जिनको सोल्व करने में बहुत सी समस्याओं का सामना है वो हमें करना पड़ता है। तो हम इस इच्छा को निकट की प्याऊ पर जाकर तृप्त कर सकते हैं। और इसके विपरीत कुछ समस्याएं बहुत जटिल होती हैं जिनको हल करने में अत्यधिक कठिनाई होती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि रेगिस्तान में किसी विशेष स्थान पर जल प्रणाली स्थापित करने की इच्छा है और इस समस्या का समाधान करने के लिए अनेक उपाय किए जाने आवश्यक है। जैसे पानी कहाँ से प्राप्त किया जाए और उसे उस विशेष स्थान पर कैसे पहुँचाया जाए जहाँ पे पानी की जरूरत है, इसके लिए धन है वो किस प्रकार प्राप्त किया जाए इत्यादि। तो ये सारी समस्याएं हैं, ये आती हैं। तो ये समस्या क्या है, बड़ी है। इन समस्याओं को हल करने के बाद ही पानी की जो मुख्य इच्छा की पूर्ति की जा सकती है। तो इस प्रकार समस्याएं वो दोनों टाइप की आती हैं। कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनको हल करने के लिए हमें ज़्यादा प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिनके जो हमारे सामने बहुत बड़ी होती हैं, जिनका समाधान करने के लिए हमें बहुत सारी कोशिशें करनी पड़ती हैं। चलिए हम देखते हैं जो समस्या समाधान की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी है, इनको सोल्व करने के लिए हम
पहला है प्रयास एवं त्रुटि की विधि। प्रयास एवं त्रुटि की विधि मैं आपको पहले एक क्वेश्चन में पढ़ा चुकी हूँ कि प्रयास और त्रुटि की एक विधि है जिसमें स्किनर ने प्रयोग किया था। स्किनर ने एक बिल्ली पे प्रयोग किया था। उन्होंने बिल्ली को पिंजरे में बंद किया था और उसमें एक बटन उन्होंने लगाया था। तो जैसे ही वो खाना है वो पिंजरे से बाहर रखते हैं तो बिल्ली क्या करती है, बिल्ली भूखी होती है इसीलिए वो खाने की कोशिश करती है क्योंकि खाना है वो पिंजरे से बाहर होता है। वो क्या करती है, पिंजरे में इधर उधर छलांगे लगाती है। तो एक बार उसका जो पंजा है वो बटन के ऊपर पड़ जाता है तो वो पिंजरा है वो खुल जाता है और वो भोजन प्राप्त कर लेती है। जब उसके सामने ये समस्या बार बार रखेगी तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो बिल्ली है वो उस पिंजरे को सीधा पिंजरे में जो बटन लगा उसको सीधा प्रेस करती है, बाहर के खाना खा लेती है। तो ये क्या होता है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत होता है। तो बार बार प्रयास करने पे जो त्रुटि की संख्या है वो कम होती जाती है। सबसे पहले हम प्रयास करते हैं तो हमसे गलतियां ज़्यादा होती है, उसके बाद दोबारा करते हैं तो वो गलतियां कम होती है। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आता है जब हम सीधा है वो समस्या का समाधान कर लेते हैं। जैसे एक बिल्ली का उदाहरण है उसके हमने दिया था। तो इस विधि का प्रयोग है वो किस निम्न और उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में थॉर्नडाइक द्वारा बिल्ली का प्रयोग किया और उनके उल्लेखनीय है कि बिल्ली अनेक गलतियां करके अंत में पिंजरे से बाहर निकलना सीख जाती है। तो उसने बहुत सी कोशिश की, उसके बाद वो सीधा उसने बटन प्रेस किया और वो बाहर आ जाती है। उसके बाद है वाक्यात्मक शिक्षा विधि। वाक्यात्मक शिक्षा विधि क्या होती है, इस विधि का प्रयोग मनुष्य द्वारा बहुत लंबे समय से किया जा रहा है। वह पूरे वाक्य बोलकर अपनी अनेक समस्याओं का समाधान करता है, फलस्वरूप प्रकृति करता चला आ रहा है। इसीलिए वाक्यात्मक भाषा को सारी सभ्यता द्वारा का आधार माना गया है। अब जैसे सेंटेंस बोलना है तो धीरे जैसे कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो धीरे धीरे अगर वो सेंटेंस सीखता जाता है तो उससे अंत में क्या हो जाती है, एक भाषा है वो बन जाती है। वो उस भाषा को सीख लेता है किसके माध्यम से, सेंटेंस लैंग्वेज मेथड से। उस लैंग्वेज को सीखने में उसे क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। उसके बाद में हम देखते हैं अनसीखी विधि। अनसीखी विधि कौन सी होती है, जिसको सीखने के लिए हमें प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। अब जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी क्या करती है, फूलों का रस चूसती है और उसको छाते में ले जाकर शहद का निर्माण करती है। तो इन चीज़ों पर ट्रेनिंग उसको नहीं दी गई है, उसको नहीं सिखाया गया है कि आपको फूलों का रस कैसे चूसना है और उससे शहद कैसे बनाना है। तो ये क्या होती है, कुछ विधियाँ होती हैं जिनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अनसीखी होती हैं। ठीक है, अब जैसे बच्चा जन्म लेता है तो बच्चे को रोना और हंसना इन चीज़ों की ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। बच्चा जन्म लेते ही रोने लग जाता है, क्या उसको सिखाया गया, नहीं। तो ये सारी विधियाँ क्या होती है, अनसीखी होती है, जिनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इस विधि का प्रयोग निम्न कोटि के प्राणियों द्वारा किया गया। उदाहरण के लिए मधुमक्खियों को भोजन की इच्छा, फूलों का रस चूसने और खतरे से बचने की इच्छा, शत्रु को डंक मारने से पूरी हो जाती है। तो ये क्या होता है, उनको सीखने की जरूरत नहीं पड़ती। जब वो खतरा महसूस करती है तो वो डंक मार के अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेती है। उसके बाद हम देखते हैं वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि है आज का मनुष्य जो हर चीज़ में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। आजकल क्या होता है, अब जैसे बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रहे हैं, बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है तो हम क्या करते हैं, बहुत से मेथड है वो अलग मेथड से उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। कई बार उसी टॉपिक को हम प्रोजेक्ट पे लेके आते हैं, बच्चे को उससे रिलेटेड कोई मूवी वगैरह दिखाते हैं, उसको प्रयोगशाला में लेके जाते हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिक मेथड है जिससे बच्चे की समस्या का समाधान है वो किया जा सकता है। आज का प्रगतिशील मानव अपनी जो समस्या का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधि का प्रयोग करता है, हम इसका विस्तृत वर्णन कर रहे हैं। उसके बाद है अंतर्दृष्टि विधि। अंतर्दृष्टि विधि क्या है, इनसाइट मेथड, मतलब खुद है वो सोचना अपने मानसिक दृष्टि से। इस विधि का प्रयोग उच्च कोटि के प्राणियों द्वारा किया जाता है। इस संबंध में कोहलर का वन मनुष्य पर किया जाने वाला प्रयोग है वो उल्लेखनीय है। तो ये जो सारे हैं ये समस्या समाधान की क्या थी, विधियां थी। प्रयास एवं त्रुटि, वाक्यात्मक भाषा विधि, अनसीखी विधि, वैज्ञानिक विधि और अंतर्दृष्टि विधि। इनसे हम क्या कर सकते हैं, अपनी समस्या समाधान कर सकते हैं। अब देखिए समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक विधि होती है वो कौन सी होती है, तो साइंटिफिक मेथड होते हैं, उनसे हम समस्या का समाधान है वो कैसे करते हैं। तो सबसे पहले है स्किनर ने कहा था समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में निम्नलिखित 6 सोपानों का अनुसरण किया जाए। ये सारे जो 6 सोपान हैं वो किसने दिए थे, स्किनर ने दिए थे। ठीक है, तो सबसे पहले होता है समस्या को समझना। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे जो सामने जो समस्या आती है उसको समझना जरूरी है कि ये किस टाइप की समस्या है। ठीक
जब समस्या की पहचान करेंगे तभी उसको उसके सामने है वो कठिनाइयाँ आएगी और उसको समाधान करने की तर्क क्षमता है वो उसमें होगी। वो अपने तरफ से सोचेगा कि इस समस्या का समाधान है वो कैसे किया जा सकता है। उसके बाद हम देखते हैं जानकारी का संग्रह। कोई भी समस्या आती है उसके बारे में जो पूरी इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना जरूरी है। इस सोपान में व्यक्ति समस्या से संबंधित जानकारी का संग्रह करता है और हो सकता है कि इससे पहले कोई व्यक्ति इस समस्या को हल कर भी चुका हो, ठीक है। अतः वह अपने समस्या की बचत अपने समय की बचत करने के लिए उस व्यक्ति द्वारा संग्रह की गई तथ्यों की जानकारी प्राप्त करता है कि आज बच्चा है वो कोई खोज कर रहा है, हो सकता है वो पहले भी कोई कर चुका हो, तो उसने भी क्या किया, अपने तथ्यों को संग्रहित किया, तो वह अपनी खोज में उसके द्वारा संग्रहित तथ्यों का यूज है वो अपनी खोज के अंदर कर सकता है। उसके बाद है संभावित समाधानों का निर्माण। इस सोपान में व्यक्ति संग्रह की गई जानकारी की सहायता से समस्या का समाधान करने के लिए कुछ विधियों को निर्धारित करता है। जैसे इसी में बताया जानकारियों का संग्रह, पहले किसी ने जानकारी संग्रह की उसका हम उपयोग कर रहे हैं, तो वह जितना अधिक बुद्धिमान होता है उतनी ही अधिक उत्तम ये विधियाँ होती है। तो खोज करने वाले ने कितनी अच्छी जानकारी का संग्रह किया है ये उसकी बुद्धि पर डिपेंड करता है। अगर वो अच्छा है तो उसकी विधियाँ हैं वो अच्छी होगी। इस सोपान में सृजनात्मक चिंतन प्राय सक्रिय रहता है। जो क्रिएटिव थिंकिंग है उससे वो सारी जानकारी है, सारा डेटा है वो संग्रहित करता है। उसके बाद है संभावित समाधानों का मूल्यांकन, कि जो समाधान हमने किया है उसका हम इवैल्यूएशन कैसे करते हैं। तो इस सोपान में व्यक्ति निर्धारित की जाने वाली विधियों का मूल्यांकन करता है। दूसरे शब्दों में यह है प्रत्येक विधि के प्रयोग के परिणामों का विचार करता है कि रिजल्ट है वो कैसे रहे हैं। इस कार्य में उसकी सफलता है वो आंशिक रूप से बुद्धि और आंशिक रूप से संग्रह की गई जानकारी के आधार पर निर्धारित की गई विधियों पर डिपेंड करती है। मतलब पहले अगर कोई खोज कर चुका है उसने तथ्य जो संग्रह किए हैं उससे उस समस्या का समाधान कितना हुआ है और उसी के द्वारा किए गए जो तथ्य संग्रह है उनका यूज है वो अपने टीचिंग मेथड में करता है। उसके बाद हम देखते हैं संभावित समाधानों का वो परीक्षण है वो कैसे किया जाता है। तो इस सोपान में व्यक्ति उक्त विधियों का जो प्रयोगशाला या उसके बाहर परीक्षण कर सकता है। तो अगर पहले किसी ने खोज की कर चुका है और प्रयोगशाला का जो यूज है वो कर चुका है, तो दूसरा आने वाला अपनी खोज में जो पहले कर चुका है उसके तथ्यों का यूज है वो उसमें कर सकता है। उसके बाद है निष्कर्षों का उसने जो निष्कर्ष निकाले हैं उसमें उसने निर्णय कर लिया है। इस सोपान में व्यक्ति अपने परीक्षणों के आधार पर विधियों का के संबंध में अपने निष्कर्षों का निर्माण करता है। परिणाम स्वरूप वह यह अनुमान लगा देता है कि समस्या का समाधान करने के लिए उसमें कौन सी विधि सर्वोत्तम है। तो जो विभिन्न विधियां हैं समस्या समाधान करने की, तो अगर वो खुद उनको अप्लाई करता है तो उसको खुद को आइडिया हो जाता है कि कौन सी विधि है वो समस्या समाधान करने की सबसे अच्छी है। उसके बाद हम देखते हैं समाधान के प्रयोग। इस सोपान का उल्लेख है वो करो ने किया। व्यक्ति अपने द्वारा किसी निश्चित की गई सर्वोत्तम विधि को समस्या समाधान करने के लिए प्रयोग किया है। जैसे अभी इसमें निष्कर्षों के निर्णय में बताया कि वो अगर उनको अप्लाई करता है तो उसको पता लग जाता है कि कौन सा समाधान है वो सबसे अच्छा है, उसी का वो अपने समस्या समाधान में प्रयोग करता है। उसके बाद यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति समस्या का समाधान करने में सफल हो। इस समझ में स्किनर के अनुसार इस विधि से भी भविष्यवाणी गलत होती है और गलतियाँ हो जाती हैं। तो इन्होंने क्या कहा है कि जरूरी नहीं कि जो समस्या का समाधान किया है वो सही हो, कई बार क्या हो जाता है गलत भी हो जाता है जिससे समस्या का समाधान नहीं भी होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम देखते हैं समस्या समाधान की विधि का क्या महत्व है, इसका इम्पोर्टेंस क्या है कि समस्या समाधान विधि है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो मर्सेल का कथन है कि समस्या समाधान की विधि का शिक्षा में सर्वाधिक महत्व है। अब शिक्षा में महत्व कैसे है कि छात्रों की शिक्षा में समस्या समाधान की विधि का महत्व करके अनेक लाभों के कारण है। अब जैसे बच्चे हैं तो उनको कोई समस्या आ रही है तो बच्चों के सामने बहुत सारी समस्याएं आती है। अब जैसे बच्चे पढ़ते हैं कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो वो क्या होती है समस्या आती है, और जब वो उस समस्या का समाधान करते हैं, उस समस्या की पहचान करते हैं, उसमें बहुत सारे तथ्यों को वो एकत्रित करते हैं और खुद है वो उस समस्या की जो समाधान करने के लिए जो तर्क करते हैं, तो उनसे उनको बहुत सारे जो नई नई चीज़ें हैं वो सीखने को मिलती हैं। तो यह उनमें स्वयं कार्य करने की आत्मविश्वास उत्पन्न करती है कि बच्चे
बच्चे हैं उस कार्य को खुद करें और खुद उसको सीखें और जो समस्याएं आ रही हैं उनका सामना भी वो खुद करें। यह उनके विचारात्मक और संरचनात्मक चिंतन एवं तार्किक शक्ति का विकास है। तो इसमें वो अपने जो संरचनात्मक चिंतन है वो खुद करेंगे, चिंतन खुद करेंगे, समस्या का समाधान है वो खुद करेंगे। तो इससे पता लगेगा कि बच्चा है वो कितना सृजनात्मक है, कितनी उसकी नई सोच है। यह उनकी रुचि को जागृत करती है। जब बच्चा खुद करके सीखेगा तो उसकी क्या होगी, इंटरेस्ट है वो ज़्यादा होगा और यह उसको भावी जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रशिक्षण देती है। जब वो खुद खोज करता है, उसके सामने समस्याएं आती हैं तो आगे उसके भविष्य में आने वाली समस्याओं के बारे में वो क्या होता है, जागरूक हो जाता है। बहुत सी चीज़ें हैं वो पहले ही समस्या आने से पहले वो सीख लेता है। वह समस्याओं का समाधान करने के लिए वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग का अनुभव प्रदान करती है। इन लाभों के कारण प्रयोग का सुझाव है कि शिक्षकों को समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। केवल तभी शुद्ध स्पष्ट निष्पक्ष चिंतन का विकास करने के लिए छात्रों का प्रदर्शन है वो कर सकेंगे। इसीलिए जो वैज्ञानिक विधि है वो बच्चों के लिए सर्वाधिक है वो इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करेंगे, बच्चे का खुद का रोल होगा, बच्चे के खुद का चिंतन होगा, खुद की तर्क क्षमता होगी और वो समस्याओं का समाधान है वो खुद करेगा, ताकि आगे आने वाली जो समस्याएं हैं उनका समाधान कैसे करना है वो सीख जाएगा। उसका जो चिंतन है वो सृजनात्मक होगा। तो इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 64 समाप्त होता है।